चैप्टर 3 सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। एक कंपनी को कहाँ कहाँ से फंड अवेलेबल होता है, एक कंपनी कहाँ कहाँ से फंड अरेंज करता है, कहाँ कहाँ से उसका सोर्स है मनी आने का। तो हम लोग दो नेचर पढ़ेंगे, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो पहले यहाँ पे बताया लॉन्ग टर्म सोर्स आर रिक्वायर्ड फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट। लॉन्ग टर्म फंड क्यों चाहिए? टू परचेज द एसेट। और लॉन्ग टर्म फंड कहाँ कहाँ से आएगा? टू सोर्सेज आर देयर। ओन्ड फंड माने ओनर्स फंड, और कंपनी में ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर, यानी शेयर होल्डर्स फंड। एंड बोरोड फंड माने लोन, तो लोन एंड डिवेंचर, यहां दोनों का बात होगा। ओन फंड कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग माने रिजर्व्स। रिटेन अर्निंग माने रिजर्व्स एंड सरप्लस। These fund belong to the owners. On the other hand, borrowed fund belong to the creditor or lender. माने पब्लिक डिपॉजिट, लोन, डिवेंचर्स, और भी कुछ एक टॉपिक्स होगा जो हम लोग बात करेंगे। तो ये रहा द पॉइंट, सोर्सेज ऑफ फंड दो है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो जब लंबा टाइम के लिए पैसा चाहिए यू गो फॉर लॉन्ग टर्म, जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो दिस 4, 5, 6 and are borrowed fund, and these 1, 2, 3 are owners fund. शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या हुआ? पब्लिक डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक से लोन, ट्रेड क्रेडिट यानी क्रेडिटर से उधार। अगर हम क्रेडिटर को बोले कि रॉ मटेरियल हमको 3 महीने के लिए उधार दे दो, उसके बाद हम पेमेंट कर देंगे, दैट इज नोन एज ट्रेड क्रेडिट। कस्टमर एडवांस, डेटर को हम बोले कि तुमको गुड्स चाहिए, पहले एडवांस पैसा दो, तब हम गुड्स रेडी करके देंगे। फैक्टरिंग एक टॉपिक है जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। फिलहाल यूँ समझो एक एजेंट है जो डेटर से मेरा पैसा कलेक्ट करके देने का काम करता है, दैट इज नोन एज फैक्टरिंग, डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट यानी एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन दे, एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन दे। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट यानी एसेट वगैरह ईएमआई पे खरीदना, ये सब शॉर्ट टर्म फंड है, और इधर वाले लॉन्ग टर्म फंड है। वी आर स्टार्टिंग विद इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर क्या है? शेयर्स आर द ओनरशिप सिक्योरिटी एंड शेयर कैपिटल रिप्रेजेंट द ओनरशिप कैपिटल। इक्विटी शेयर यानी कंपनी के मेन ओनर्स का पैसा, मेन ओनर्स का कंपनी में राइट। शेयर्स क्या होता है? शेयर्स माने कंपनी के ओनरशिप को हम लोग स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं और अलग अलग लोगों से पैसा लेके उनको एक डॉक्यूमेंट देते हैं जिस पे लिखा होता है कि दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी फॉर दिस मच पार्ट। The capital of company is divided into small numbers, equal parts, known as shares. और इनके ओनर को, जो लोग ये शेयर खरीदते हैं, उनको बोलते हैं शेयर होल्डर। और कंपनी में जब पैसा आता है उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो शेयर्स रेफर्स टू द शेयर कैपिटल, यहाँ पे शेयर कैपिटल का ही बात होगा। शेयर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। द शेयर्स विच कैरी नो प्रेफरेंशियल राइट और प्रायोरिटी इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। इन दोनों केस में जहां प्रेफरेंस नहीं है, पहले तुम प्रेफरेंस शेयर समझो, दोनों ही कंपनी के ओनर हैं। इक्विटी वालों को दो ऐसा राइट है जो प्रेफरेंस को नहीं है, प्रेफरेंस वालों के पास भी दो ऐसे राइट है जो इक्विटी को नहीं है। प्रेफरेंस वालों का पहला राइट है कि उनको फिक्स डिविडेंड मिलेगा, और वो भी इक्विटी से पहले मिलेगा, उनको प्रेफरेंस मिलेगा, फर्स्ट चॉइस इन कंपैरिजन टू इक्विटी। और दूसरा बात, जब कंपनी बंद होगा, वाइंडिंग अप होगा, पहले प्रेफरेंस शेयर का पैसा चुकाया जाएगा, उसके बाद इक्विटी वालों को। तो डिविडेंड पहले मिलेगा, फिक्स मिलेगा, और इक्विटी से पहले वाइंडिंग अप के टाइम में पैसा मिलेगा। इनको यही दो प्रेफरेंस है। इनको दो क्या बात नहीं है? इनको एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करने का राइट नहीं है, वोटिंग का राइट नहीं है, माने डिसीजन मेकिंग में ये लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे, कंपनी को इनसे पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज प्रेफरेंस शेयर।
इनका फीचर्स क्या लिखा, पहले इक्विटी शेयर पढ़ रहे हैं तो इक्विटी शेयर का फीचर, अच्छा जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी है। माने इक्विटी शेयर को वोटिंग राइट होगा, मीटिंग में अटेंड करने का राइट होगा, अपना बात रखने का राइट होगा, लेकिन इनको भी प्रेफरेंस शेयर के बाद डिविडेंड मिलेगा और जब बाइंडिंग अप के टाइम में पहले प्रेफरेंस शेयर को पैसा मिलेगा फिर इनको मिलेगा। शेयर प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर के पहले कंपनी इक्विटी शेयर इशू करता है, बाद में प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर इशू करते हैं। दिस शेयर के नो प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप। दे आर रिपेड इन द लास्ट इन द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप, सबसे लास्ट में इनका पैसा चुकाया जाएगा। बट दे हैव एंजॉइंग वोटिंग राइट एंड उनको कंपनी में अपना बात रखने का राइट है मीटिंग्स वगैरह में। तो इनको एडवांटेज क्या है, नो बर्डन ऑफ अर्निंग। देखो कंपनी को क्या एडवांटेज है इक्विटी शेयर इशू करने का, कंपनी को क्या एडवांटेज, पहले ये पढ़ रहे हैं। तो नो बर्डन ऑन अर्निंग, देखो प्रेफरेंस वालों को फिक्स डिविडेंड मिलेगा, डिवेंचर वालों को, लोन वालों को फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, कंपनी को कमाई नहीं हो तो भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन इक्विटी में ये नहीं है, यहाँ पे कंपनी पे बर्डन नहीं है कि कमाना ही पड़ेगा वरना इनको देंगे कहाँ से, कमाई होगा तो देना, नहीं तो नहीं देना। और वो भी कमाई अगर अच्छा हो तो ही कंपनी डिसाइड करता है डिविडेंड डिक्लेयर करना है कि नहीं। तो इक्विटी वालों का डिविडेंड का कंपनी पे कोई प्रेशर नहीं है, ये परमानेंट कैपिटल है। जब तक कंपनी वापस नहीं देगा इक्विटी वालों को पैसा लौटाने का कोई फिक्स टर्म पीरियड नहीं है। नो चार्ज ऑन एसेट, लोन वगैरह में कंपनी को एसेट गिरवी रखना पड़ता है तब लोन मिलता है एज ए सिक्योरिटी, यहाँ पे कोई चार्ज ऑन एसेट नहीं है। स्मॉल नॉमिनल वैल्यू, शेयर का दाम बहुत छोटा छोटा होता है। डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर बहुत महंगे होते हैं, हर कोई नहीं लेगा, हर कोई उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा तो कंपनी को उतना फंड मिलने का उम्मीद नहीं है। बट इक्विटी शेयर का वैल्यू बहुत छोटा होता है, उसका फेस वैल्यू 1 रुपया 10 रुपया ऐसे होता है और मार्केट वैल्यू भी बहुत कम होता है, तो इजीली पब्लिक इन्वेस्ट कर देती है उसमें। अनलिमिटेड सोर्स है, कंपनी ह्यूज अमाउंट उठाता है इक्विटी शेयर से। अब इन्वेस्टर्स को या शेयर होल्डर को क्या बेनिफिट है इक्विटी शेयर होने का, इक्विटी शेयर खरीदने का, उनको वोटिंग राइट मिलता है, उनका लायबिलिटी ऑलवेज लिमिटेड होगा, उनका अगर बिजनेस सक्सेसफुल होता है उनको ज्यादा रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, मतलब उनको प्रॉफिट में शेयर बड़ा ज्यादा मिलेगा। इक्विटी शेयर प्रीएम्प्टिव राइट टू सब्सक्राइब न्यू शेयर, कंपनी जब भी नया इक्विटी शेयर लॉन्च करेगा पहला राइट इक्विटी वालों को मिलेगा, राइट इशू। जैसे जैसे कंपनी का गुडविल बढ़ेगा इक्विटी शेयर का मार्केट में वैल्यू बढ़ेगा और अच्छा खासा कमाई होगा। तो एक तो डिविडेंड ज्यादा मिलेगा प्लस शेयर बेच के प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। शेयर होल्डर आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स, ये अब नहीं है, ये हट गया है। पहले डिविडेंड पे कंपनी टैक्स देता था, शेयर होल्डर को प्रॉफिट पे टैक्स नहीं देना पड़ता था, पर अब ये रूल हट गया तो ये मत पढ़ना। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर, मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल, जिनके पास बड़ा ज्यादा वैल्यू का इक्विटी शेयर है, जो बड़े ओनर हैं उन्हीं का कंपनी में चलता है, वही लोग सब कुछ मैनिपुलेट करते हैं, तो कंपनी को वहां नुकसान हो सकता है। ओवर कैपिटलाइजेशन, कई बार कंपनी इतना ज्यादा इक्विटी शेयर इशू करके पैसा उठा लेता है कि ओवर कैपिटलाइज हो जाता है, जिसके कारण कंपनी को डिविडेंड ज्यादा देना पड़ता है, तो कंपनी के पास खुद के पास कम अर्निंग बचेगा। नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, व्हेन द एंटायर इक्विटी शेयर रेज्ड थ्रू इक्विटी द बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज नॉट अवेलेबल। देखो कंपनी इक्विटी शेयर इशू किया और उसी से प्रॉफिट कमा रहे, वही शेयर होल्डर का अर्निंग क्या लाएगा, अर्निंग पर शेयर। लेकिन अगर कंपनी लोन पे काम करता है, मान लो लोन का रेट है 10% और कंपनी को अर्निंग हो रहा है 13%, तो लोन वालों को तो 10% ही देना पड़ेगा, 3% कंपनी के पास बच जाएगा। तो ये हुआ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इक्विटी शेयर होल्डर का फायदा होगा। लोन अगर मैं 1 करोड़ लेता हूं उस पर 8% इंटरेस्ट चुकाता हूं, तो 8 लाख इंटरेस्ट चुकाऊंगा और वही इन्वेस्टमेंट से मेरा बिजनेस 3 करोड़ प्रॉफिट कमा रहा है, या मान लो 1 करोड़ 20 लाख प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो मुझे केवल 8 लाख देना पड़ा, बाकी प्रॉफिट कंपनी में बच गया। या 10 लाख भी कमा रहा है, 10% अर्निंग मान लो, तो भी 2 लाख का प्रॉफिट मेरा बच जा रहा है बिना इन्वेस्टमेंट के। और ये फायदा किसको मिलेगा अल्टीमेटली, ये सरप्लस जो बचेगा इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा।
इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो बहुत ज़्यादा इक्विटी शेयर इशू करने पे इक्विटी शेयर होल्डर को फायदा नहीं होगा, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मौका नहीं मिलेगा। इक्विटी शेयर इशू करना कॉस्टली है, कंपनी को कमीशन, ब्रोकरेज, गवर्नमेंट से परमिशन में बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। इनफ्लेक्सिबल है, कंपनी कैन नॉट इशू शेयर इन एक्सेस ऑफ ऑथराइज कैपिटल। कंपनी का एक लिमिट है, उससे ज़्यादा इक्विटी शेयर इशू नहीं कर पाएगा, जो उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। तो कंपनी को ये सब नुकसान है। इन्वेस्टर को क्या नुकसान है? कुछ लोगों के हाथ में बिजनेस का कंट्रोल रहेगा। मेरे पास रिलायंस का 100 शेयर है, मेरा उसमें क्या वैल्यू है? कुछ नहीं, क्योंकि बड़े बड़े शेयर होल्डर ज़्यादा, उनका ज़्यादा कंपनी में चलेगा, वो लोग ही सारा कुछ कंट्रोल करेंगे। हम सिर्फ नाम का शेयर होल्डर है, सिर्फ नाम का वोटिंग राइट होगा मेरे पास, बट उस वोटिंग का हम कोई एडवांटेज नहीं ले पाएगा। रिस्क भी बहुत है, कंपनी डूबा तो पूरा पैसा डूब जाएगा। डिविडेंड भी दे नहीं दे वो कंपनी के ऊपर है। अनहेल्दी स्पेकुलेशन है, शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होता है। बहुत सारे ऐसे रीजंस है जिनके कारण शेयर का वैल्यू अप डाउन होगा और मेरे को भी लॉस होगा। तो ये सब क्योंकि इन्वेस्टर उतना नॉलेजेबल नहीं होता, उसका पैसा डूब जाएगा और जो स्पेकुलेटर है वो ज़्यादा कमा लेंगे। तो ये वो इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर, यह हाइब्रिड है। देखो एक तरीके से फिक्स डिविडेंड मिल रहा है, मतलब इंटरेस्ट की तरह, मीटिंग में बोलना नहीं है, मतलब लोन प्रोवाइडर की तरह, लेकिन कहलाते शेयर होल्डर है, ओनर की तरह। तो ये एक हाइब्रिड मॉडल है। यहाँ पे इनको कुछ प्रिविलेज मिला है, इसलिए इनका नाम प्रेफरेंस शेयर है। क्या प्रिविलेज? वही पीछे तो बताए थे। फिक्स डिविडेंड मिलेगा अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो, और इक्विटी के पहले डिविडेंड मिलेगा, एंड जब भी कंपनी वाइंडिंग अप होगा इनका पैसा पहले चुकाया जाएगा। तो ये दो एडवांटेज है, इनको दो प्रेफरेंस मिलता है, इसीलिए इनका नाम भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। इनको कंपनी में वोटिंग राइट नहीं होगा, ये लोग मीटिंग में, नॉर्मल एनुअल जनरल मीटिंग में अटेंड नहीं करेंगे, अपना बात नहीं रख सकते। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने टाइप का होता है? तो क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। देखो मैंने कहा था प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देना पड़ेगा, इनको फिक्स डिविडेंड मिलेगा प्रॉफिट होने पे। अब मान लो मेरे प्रेफरेंस शेयर के आगे लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इस साल कंपनी को लॉस हुआ, डिविडेंड नहीं दिया गया प्रेफरेंस शेयर पे, नेक्स्ट ईयर फिर लॉस हुआ, फिर डिविडेंड नहीं दिया गया, उसके नेक्स्ट ईयर तगड़ा प्रॉफिट हुआ। तो अगर मेरे प्रेफरेंस शेयर के पीछे लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो मेरे को वो पिछले 2 साल का भी डिविडेंड मिलेगा, मतलब मेरा डिविडेंड एड ऑन होता जा रहा है, एक्यूमुलेट होता जा रहा है। और अगर मेरे प्रेफरेंस शेयर के आगे लिखा हुआ नॉन क्यूमुलेटिव, तो जिस साल लॉस हुआ उस साल डिविडेंड नहीं मिलेगा, जिस साल प्रॉफिट हुआ केवल उसी साल का डिविडेंड मिलेगा, वो लॉस वाले ईयर का डिविडेंड भूल जाओ। दैट इज क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। तो डिविडेंड आर नॉट एक्यूमुलेटेड एंड डिविडेंड आर एक्यूमुलेटेड। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। देखो मैंने कहा था आपको फिक्स डिविडेंड मिलेगा। मान लो मेरी कंपनी ने 1 करोड़ प्रेफरेंस शेयर, 1 करोड़ रुपया उठाया प्रेफरेंस शेयर से, और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है 8%, तो 8 लाख रुपीज का डिविडेंड बांटा जाएगा। अगर कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट हुआ है तो भी 80 लाख मिलेगा, क्योंकि पूरा डिविडेंड तो इक्विटी वालों के पास, पूरा प्रॉफिट तो इक्विटी वालों के पास चला जाएगा। अगर तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर के पीछे लिखा हुआ है नॉन पार्टिसिपेटिव तो, लेकिन अगर तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर के पीछे लिखा हुआ है पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो हो सकता है कंपनी जो एडिशनल प्रॉफिट कमाया उसमें भी तुमको डिविडेंड या शेयर मिले। तो पार्टिसिपेटिव माने एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी वो पार्टिसिपेट करेंगे नॉर्मल फिक्स डिविडेंड के अलावा, और नॉन पार्टिसिपेटिव मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट में उनका कोई हक नहीं होगा। कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। अगर मेरे प्रेफरेंस शेयर के पीछे लिखा हुआ कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, तो यानी कुछ सालों तक अगर मैं प्रेफरेंस शेयर को रखूं तो वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा बाद में जाके, मतलब मैं नॉर्मल ओनर बन जाऊंगा, रियल ओनर। और अगर लिखा हुआ नॉन कन्वर्टेबल तो वो कभी कन्वर्ट नहीं होगा, वो हमेशा प्रेफरेंस शेयर ही रहेगा, और एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद कंपनी तुम्हारा पैसा लौटा के तुमसे प्रेफरेंस शेयर वापस ले लेगा। रिडीमेबल, इरिडीमेबल। अगर मेरे प्रेफरेंस शेयर के पीछे लिखा हुआ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, मतलब कंपनी वहां पे ये बता देगा कितने साल के बाद कब वापस लेगा और तुम्हारा पैसा लौटाएगा और कितना लौटाएगा। लेकिन अगर लिखा हुआ इरिडीमेबल तो कंपनी इशू करते वक्त कभी नहीं बताएगा कब वापस लेंगी, हो सकता है कभी वापस नहीं ले, या फिर कंपनी को जब इच्छा होगा तब वापस ले। तो यही हुआ रिडीमेबल, इरिडीमेबल। तो 8 टाइप के, दो करके।
एक मिनट, अब आता है एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो ये कॉशियस इन्वेस्टर को अपील करते हैं। कंपनी को क्या फायदा है? कंपनी को ये फायदा है कि बहुत लोग ये शेयर नहीं लेंगे। जिन लोगों को रिस्क नहीं लेना है वैसे इन्वेस्टर यही लेते हैं, तो कंपनी को ये फायदा है। नो बर्डन ऑन प्रॉफिट, अगेन वही चीज, कंपनी प्रॉफिट कमाएगा तो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देगा, प्रॉफिट नहीं होगा उस साल नहीं देना है, तो कंपनी पे बर्डन नहीं है इस बात का। ये लोग मैनेजमेंट पे इंटरफेयर नहीं करेंगे, मैंने कहा था वोटिंग राइट नहीं है। इनके लिए भी कोई एसेट गिरवी नहीं रखना, मैंने प्रेफरेंस शेयर वालों से भी पैसा लेते हैं तो उनके लिए कोई सिक्योरिटी रखने का जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है यहाँ पे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर से पैसा लेके अगर कंपनी ह्यूज प्रॉफिट कमाए तो उसका फायदा इसको मिलेगा, इक्विटी वालों को। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। फ्लेक्सिबल है, जब कंपनी को लौटाना हो पैसा कंपनी लौटा सकता है, परमानेंट नहीं है, ये बहुत लंबे नहीं है। इन्वेस्टर को क्या फायदा है? इन्वेस्टर को स्टेबल अर्निंग मिलेगा, स्टेबल डिविडेंड मिलेगा, रेगुलरली मिलेगा। रिस्क कम है क्योंकि पहले इनका पैसा चुकाया जाएगा, बाद में इक्विटी का। तुम्हारा मेन इन्वेस्टमेंट का पैसा तुमको जनरली वापस मिल जाता है इसमें, तो डिविडेंड कमाते रहो और लास्ट में अपना मेन इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस ले लो। कभी कभी तो कंपनी एक्स्ट्रा भी देता है। जनरली ना 20 ईयर्स में रिडीम हो जाता है प्रेफरेंस शेयर, उससे ज़्यादा नहीं रहता। मतलब 20 साल बाद, लगभग 20 साल या उसके पहले पहले तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। और वहाँ कहा था कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, तो जिस साल लॉस हुआ उसका डिविडेंड भी अगले साल ऐड ऑन होकर मिलेगा। इनका डिसएडवांटेजेस क्या है? सर कॉस्टली बहुत होते हैं, कि प्रेफरेंस शेयर का दाम बहुत ज़्यादा होता है, 25-25 हज़ार तक भी होता है, तो कोई ज़्यादातर लोग लेना नहीं चाहते इतना कॉस्टली, तो कंपनी को ये भी एक नुकसान है। दूसरा नुकसान है कंपनी को परमानेंट बर्डन, इनका पैसा लौटाने का जिम्मेदारी है कंपनी के ऊपर, और फिक्स डिविडेंड इनको देना पड़ेगा जब भी प्रॉफिट होगा, ये भी कंपनी के ऊपर एक बर्डन है। थर्ड डिसएडवांटेज, लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत, प्रेफरेंस शेयर इशू करना इतना ईजी नहीं है, बहुत रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, और लो अपील क्योंकि बहुत महंगा है, और ये शेयर मार्केट में लिस्टेड भी नहीं होते उस तरीके से कि उनका बहुत ज़्यादा वैल्यू अप डाउन हो तो लोग अट्रैक्ट हो, या अट्रैक्टिव कम है तो लोग भी कम आते हैं, कम लोग लेते हैं। शेयर होल्डर को क्या नुकसान है? सर लैक ऑफ वोटिंग राइट, वोटिंग राइट नहीं है, कभी भी तुम्हारा पैसा लौटा के तुमको बोलेगा छोड़ दो कंपनी। इसमें कैपिटल अप्रिशिएट नहीं होता, मतलब शेयर मार्केट में नहीं होता ना इनका डीलिंग उस तरीके से। जैसे इक्विटी का वैल्यू अप डाउन होता है, शेयर का वैल्यू बहुत ऊपर जाएगा, मेरा बहुत फायदा हो सकता है। मैंने ₹1,00,000 लगाया, शेयर का जब शेयर का दाम 200 रुपया था, अब शेयर का दाम 400 रुपया हो गया, तो मेरा लाख का 2 लाख बन गया, मेरा कैपिटल बढ़ गया। बट ऐसा प्रेफरेंस शेयर में बहुत कम होता है, और अगर लॉस हुआ तो कोई गारंटी नहीं है कि डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि लॉस में डिविडेंड नहीं देती, ये इसका नुकसान है। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर इक्विटी का डिफरेंस है। प्रेफरेंस शेयर का नॉमिनल वैल्यू हाई होता है, इक्विटी का नॉमिनल वैल्यू कम होता है। प्रेफरेंस शेयर में कम रिस्क है, इक्विटी शेयर में हाई रिस्क है। प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड का रेट जनरली फिक्स होता है और इक्विटी के पहले डिविडेंड मिलता है। इक्विटी में डिविडेंड फिक्स नहीं होता और सबसे लास्ट में डिविडेंड मिलता है। यहाँ पे रेट फिक्स बोला या रेट बोला वेरी करता रहता है। इक्विटी का रिफंड के पहले प्रेफरेंस शेयर को पैसा रिफंड होगा, इक्विटी को प्रेफरेंस के बाद रिफंड होगा। प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट कहाँ पर है? सिर्फ 2 ही मीटिंग में इनको वोटिंग राइट है, या तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ही मीटिंग हो रहा है वहाँ ये वोट करेंगे, और अगर लगातार 2 साल से इनको डिविडेंड नहीं मिला, लगातार 2 साल से इनको डिविडेंड नहीं मिल रहा है, तो ही ये नॉर्मल मीटिंग में वोट कर पाएंगे। इक्विटी को सब मीटिंग में वोटिंग का राइट है। जनरली जो रिस्क नहीं लेना चाहते वही प्रेफरेंस में पैसा लगाते हैं, इक्विटी में जिनको रिस्क लेने में मजा आता है वो पैसा लगाते हैं, यानी सब टाइप के लोग लगाते हैं। इक्विटी शेयर का एक टाइम लिमिट होता है, उसके बाद तो वापस लेना ही पड़ेगा, जनरली 20 साल मैक्सिमम। इक्विटी का ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं। प्रेफरेंस इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है, इक्विटी प्रेफरेंस में कन्वर्ट नहीं होगा। इनका डिविडेंड एक्यूमुलेट हो सकता है, अगर एक्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो इनका डिविडेंड कभी एक्यूमुलेट नहीं होगा। जिस साल नहीं मिला अगले साल भूल जाओ पिछले साल का।
इतना पॉइंट्स बहुत है। नेक्स्ट है बोनस शेयर एंड राइट शेयर। इनका केवल मीनिंग आ रहा है आपके एग्जाम में, बोनस इशू एंड राइट इशू। बोनस इशू क्या होता है? जब कंपनी के पास ह्यूज सरप्लस है, बहुत अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, बहुत अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, मतलब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए ऐसा प्रॉफिट बहुत बचा हुआ है। कंपनी को लगता है अपने शेयर होल्डर को हमको खुश करना चाहिए, तो डिविडेंड देता है। बट कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ है कि डिविडेंड भी उसको लग रहा है बहुत छोटा अमाउंट है, कुछ और दे, तो कंपनी क्या करता है? बोनस शेयर देता है। बोनस शेयर मतलब क्या होता है? फ्री में और कंपनी का शेयर, कंपनी का शेयर और फ्री में मिलेगा, फ्री ऑफ चार्ज। लेकिन किसको मिलेगा? केवल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। कई बार कंपनी ऐसे डिक्लेयर करता है 1:4 का बोनस, मतलब जिनके पास मेरी कंपनी का 4 इक्विटी शेयर है उनको 1 बोनस शेयर मिलेगा, मतलब 1 शेयर फ्री में। अगर हम बोले 2:5, तो जिनके पास मेरी कंपनी का 5 इक्विटी शेयर है उनको 2 बोनस शेयर फ्री में मिलेगा। तो जब कंपनी को ह्यूज सरप्लस होता है तो कंपनी बोनस शेयर भी देता है। यहाँ पे केवल एक बात बता रहा हूँ, डिविडेंड डिक्लेयर अगर कर दिया तो डिविडेंड कैंसिल करके बोनस शेयर डिक्लेयर नहीं कर सकते। डिविडेंड अगर डिक्लेयर कर दी तो डिविडेंड भी दो, और बोनस देना चाहते हो तो अलग से बोनस दो। लेकिन कंपनी को लग रहा है बहुत सरप्लस हुआ, डिविडेंड नहीं देंगे, तो डिविडेंड डिक्लेयर ही मत करो, सीधा बोनस शेयर डिक्लेयर करो, वो चलेगा। ये जो कंडीशन है ये आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट आया ईशॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये क्या होता है? कंपनी अपने एम्प्लॉय को मार्केट प्राइस से कम दाम में शेयर देने का बात कर रही है। जब तुमने जॉब ज्वाइन किया तभी कंपनी ने बोल दिया है कि तुमको 200 रुपया पर शेयर करके हम 5,000 शेयर देंगे, 200 रुपया पर शेयर करके 5,000 शेयर देंगे अगर तुम मेरे यहाँ 3 साल काम करते हो तो ईशॉप मिलेगा तुमको। मतलब तुम अगर पर्टिकुलर पीरियड के लिए काम करते हो मेरे यहाँ, तुम जॉब छोड़ के नहीं जाते हो, तो वो पीरियड ओवर होने के बाद तुमको सर्टेन नंबर ऑफ शेयर देंगे एट आज ही प्राइस फिक्स कर ले रहे हैं, उस समय मार्केट प्राइस जो भी होगा आज ही प्राइस फिक्स कर ले रहे हैं, उस दाम में तुमको शेयर देंगे। जनरली वो मार्केट प्राइस से कम ही रहता है, बिलो मार्केट प्राइस रहता है यूजुअली। यही इसका मतलब है। आपके सिलेबस में इसका मेरिट डिमेरिट नहीं है। एक होता है स्वेट इक्विटी शेयर। देखो ऊपर भी एम्प्लॉय को शेयर दे रहे थे, यहाँ भी एम्प्लॉय को, बट ऊपर एम्प्लॉय को शेयर दे रहे थे कि वो एक सर्टेन पीरियड तक मेरे कंपनी में बिना जॉब छोड़े रहा तो उसको मिलेगा। लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर दिया जाता है कंपनी को कोई एम्प्लॉय ने या डायरेक्टर ने बहुत अच्छा फायदा पहुंचाया है, कोई नया टेक्नोलॉजी बनाया एम्प्लॉय ने, कोई नया सॉफ्टवेयर बनाया है, कोई नया पेटेंट कॉपीराइट, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कंपनी को कुछ ऐसा करके दिया है जिससे कंपनी को बहुत फायदा हुआ, मतलब उससे कंपनी के लिए पसीना बहा है। स्वेट का मतलब होता है पसीना। कंपनी चाह रहा है कि उसको डिस्काउंट पे यानी मार्केट प्राइस से कम में शेयर खरीदने का एक मौका मिले, क्योंकि उसने कंपनी को फायदा पहुंचाया तो कंपनी भी उसको फायदा पहुंचाना चाहती है। यही है स्वेट इक्विटी का मतलब। इस सब का केवल मीनिंग याद करना था, इनका वो सब याद नहीं करना आपको, कंडीशंस फीचर्स वो सब। यहाँ पे राइट शेयर और बोनस शेयर का डिफरेंस बिटवीन दिया है। तो जब कंपनी को बहुत सरप्लस हो तब कंपनी बोनस से राइट शेयर देता है। सॉरी, जब कंपनी एक मिनट, राइट शेयर का सिलेबस में था, एक मिनट को राइट शेयर क्यों नहीं आया टॉपिक में? और राइट इशू यहाँ पे नहीं, पेज छूट गया, कोई बात नहीं, मैं राइट इशू का मतलब बता देता हूँ। राइट इशू क्या होता है? कंपनी अपने एम्प्लॉय को, कंपनी और फर्दर शेयर लॉन्च कर रहा है मार्केट में, तो वो पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करता है कि आपको अगर मेरी कंपनी का शेयर लेना है तो आप पहले ले लो, और हम नया शेयर लॉन्च कर रहे हैं, फ्री में नहीं देंगे, बोनस शेयर फ्री में था एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, यहाँ पे पैसा लेंगे। हो सकता है प्रीमियम पे बेचें शेयर, आप लोग प्रीमियम पे इशू करना समझते हो, 10 रुपये का शेयर 12 में बेचा, लेकिन वो मार्केट प्राइस से कम में होगा। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जब कंपनी और शेयर खरीदने का मौका देता है, आप लोग मना कर दो
तो फिर किसी और को बेचेंगे, आउटसाइड पब्लिक को। यही था राइट इशू। यहाँ पे मीनिंग क्लियर है। यहाँ पे आपको राइट इशू और बोनस इशू का डिफरेंस बिटवीन दिया है, वहीं से पढ़ते हैं, मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो राइट इशू कंपनी जब अगर फर्दर इशू विच इज आफ्टर 2 ईयर ऑफ फॉर्मेशन और 1 ईयर फ्रॉम फर्स्ट अलॉटमेंट। कंपनी को 2 साल हो गया बने हुए और एक बार शेयर इशू किए हुए 1 साल से ऊपर का पीरियड हो गया है, तो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को और शेयर खरीदने का मौका देता है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फर्स्ट चॉइस मिल रहा है, उनको राइट मिल रहा है, कंपलसरी नहीं है, राइट है, लेना चाहे ले, नहीं तो नहीं ले। बोनस सबको मिलता है और ये फुल्ली पेड अप शेयर पे मिलता है। मतलब 10 रुपये का शेयर पे अगर 10 रुपये कंपनी को मिल चुका है तभी बोनस मिलेगा। 10 के शेयर पे आप 8 रुपये दिए, 2 रुपये कॉल मनी बाकी है, तो आपको बोनस शेयर नहीं मिलेगा और ये फ्री में मिलता है। राइट शेयर पार्टली पेड अप भी हो सकता है, बोनस शेयर ऑलवेज फुल्ली पेड अप होगा। राइट शेयर में कंपनी आपसे कुछ कैश ले रहा है, बोनस शेयर आपको फ्री में देगा। राइट शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट है खरीदने का, बोनस शेयर फ्री में है, मेरे मिलेगा ही मिलेगा, ऑप्शन नहीं है लेना है कि नहीं, आपको मिलेगा ही मिलेगा। इतना पॉइंट बहुत है आपके लिए डिफरेंस बिटवीन का। यहाँ पे एक पेज गायब हुआ है डिबेंचर का, कोई बात नहीं, मैं आपको डिबेंचर का मतलब बता रहा हूँ, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज है। यहाँ डिबेंचर क्या होता है? देखो, कंपनी पब्लिक से पैसा लेने का तरीका या तो इक्विटी या प्रेफरेंस यूज करे। मान लो कंपनी वो तरीका नहीं फॉलो कर रहा है, इक्विटी या प्रेफरेंस से पैसा नहीं लेना चाह रहा, तो फिर बैंकों से लोन ले, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले। मान लो वहां से लोन मिल नहीं रहा, तो कंपनी के पास एक ऑप्शन है, कंपनी पब्लिक से भी लोन ले सकता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं। वो एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा जिसका नाम होगा डिबेंचर। डिबेंचर कुछ नहीं है, एक डॉक्यूमेंट, एक सर्टिफिकेट है, एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट है कि तुम इतना रुपया कंपनी को उधार दिए हो, तुमको इतने टाइम के बाद वापस मिल जाएगा। कंपनी रिपे करने का अंडरटेकिंग में लिख के दे रहे हैं, और जब तक डिबेंचर तुम्हारे पास रहेगा तुमको इंटरेस्ट मिलता रहेगा एवरी ईयर। तो डिबेंचर एक बोरोड फंड है, इस पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा एवरी ईयर, चाहे कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट हो। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर की तरह नहीं है कि लॉस हुआ तो नहीं देंगे, प्रॉफिट हुआ तो देंगे, यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे भी इनको भी कोई वोटिंग राइट नहीं है, सिर्फ डिवेंचर का मीटिंग में वोटिंग राइट है। और यहाँ पर कुछ ना कुछ एसेट कंपनी को गिरवी रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहे हैं? कंपनी को कुछ ना कुछ एसेट गिरवी रखना पड़ेगा, माने विदाउट सिक्योरिटी डिवेंचर इशू नहीं होता। अगर तुम उनका इंटरेस्ट नहीं चुका पाए या जितना दिन में उनका पैसा देने का बात किए थे वो नहीं दे रहे हो, तो तुम्हारे अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। और तुमको जब इशू कर रहे हैं तब हम बता दे रहे हैं कब वापस करेंगे पैसा, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए हम ले रहे हैं, और अगर पीरियड मेंशन नहीं है तो वाइंडिंग अप के टाइम में तुम्हारा पैसा लौटा दिया जाए। और अगर तुम्हारा पैसा नहीं लौटा पाए तो जो एसेट गिरवी रखे थे वो बेच के तुम्हारा पैसा चुकाया जाए। तो शेयर्स और डिवेंचर में डिफरेंस क्या है सर? सबसे बड़ा फर्क है स्टेटस का। शेयर खरीदे हो तो शेयर होल्डर कहलाओगे, माला ओनर, और अगर डिवेंचर खरीदे हो तो आप कहलाओगे लोन प्रोवाइडर या लेंडर। शेयर में आपको डिविडेंड मिलता है, डिवेंचर में आपको इंटरेस्ट मिलेगा एवरी ईयर। डिविडेंड फ्लक्चुएट भी करता है, अगर इक्विटी है तो प्रेफरेंस वालों का फिक्स रहता है, लेकिन यहाँ पे डिवेंचर में इंटरेस्ट ऑलवेज फिक्स रहेगा। शेयर में कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता कंपनी को एज ए सिक्योरिटी, यहाँ पे कंपनी को अपना कोई एसेट सिक्योरिटी में रखना पड़ेगा। शेयर्स इशू करने में बहुत रूल रेगुलेशन है, डिबेंचर इशू करने में रूल रेगुलेशन कम है। डिविडेंड मिलना तुम्हारा हक नहीं है, कंपनी दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है इक्विटी शेयर के केस में, लेकिन डिवेंचर में इंटरेस्ट मिलना ऑलवेज तुम्हारा राइट है। तुमको डिवेंचर में वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, नो वोटिंग राइट, शेयर में वोटिंग राइट मिलता है। इतना डिफरेंस बिटवीन बहुत है। एडवांटेजेस क्या है डिवेंचर का? सर फ्लेक्सिबल है। शेयर होल्डर को क्या एडवांटेज है? फिक्स इंटरेस्ट में। डिवेंचर होल्डर को क्या एडवांटेज है?
फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, उनके लिए एसेट सिक्योरिटी में रहेगा, उनका पैसा डूबने का चांस नहीं है। लेकिन नुकसान क्या है इक्विटी शेयर डिवेंचर होल्डर को, कि उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट में कोई शेयर नहीं मिलेगा, मीटिंग में वोटिंग राइट नहीं होगा। कंपनी को क्या एडवांटेज है, ये फ्लेक्सिबल है, कभी भी पैसा लौटा दो। यहाँ पे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होगा, क्योंकि देखो डिवेंचर होल्डर के पैसे से कंपनी कमा रहा है, और मान लो 10% प्रॉफिट कमा रहा है, 8% इंटरेस्ट चुका रहा है, तो 2% प्रॉफिट तो इक्विटी वालों का बच गया ना, उसी को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो वो एडवांटेज मिलेगा कंपनी को। टैक्स रिलीफ, जितना इंटरेस्ट चुकाएंगे, इंटरेस्ट एक एक्सपेंडिचर है, मेरा नेट प्रॉफिट कम होगा, उससे नेट प्रॉफिट कम होगा तो कंपनी को कम टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स में भी बेनिफिट है। डिवेंचर का डिसएडवांटेज, ये कंपनी के ऊपर परमानेंट बर्डन है। जितना ये कंपनी तभी इशू कर सकता है जब उसका उधार चुकाने का ताकत बहुत अच्छा है, क्रेडिट वर्दीनेस है अगर, तो ही कंपनी को ये पैसा मिलेगा, वरना लोग डिवेंचर नहीं लेंगे आपका। एसेट गिरवी रखना पड़ेगा कंपनी को, जितना ज़्यादा ब्याज चुकाएंगे उतना कम डिविडेंड दे पाएगा कंपनी, तो शेयर होल्डर भी नाराज होता है। डिवेंचर होल्डर को क्या नेगेटिव पॉइंट है, वोटिंग राइट नहीं है। डिवेंचर का प्राइस बहुत महंगा होता है, डिवेंचर खरीदना बहुत महंगा होता है, और डिवेंचर भी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होता, तो ऊपर नीचे नहीं होगा, तो इन्वेस्टर को उसमें भी मज़ा नहीं आता। तो ये देखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं है, एडवांटेज है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है, लो कॉस्ट है, डिवेंचर इशू करने में खर्चा कम लगता है, फ्लेक्सिबल है, टैक्स बेनिफिट है, मैनेजमेंट में वो लोग इंटरफेयर नहीं करेगा क्योंकि वोटिंग राइट नहीं है। कंपनी के ऊपर नेगेटिव पॉइंट क्या है, फिक्स बर्डन है, चुकाना ही पड़ेगा पैसा, अगर नहीं चुका पाए तो मार्केट में इज्जत बहुत खराब होगा, लॉस ऑफ प्रेस्टीज, गुडविल खराब होगा, एसेट गिरवी रखना पड़ता है, और सब कोई डिवेंचर लेना भी नहीं चाहते। डिवेंचर का भी टाइप वही पहला बोला, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल डिवेंचर, मतलब वही कंपनी जब इशू कर रहा है तो बता दे रहा है कब वापस लेगा तो रिडीमेबल, नहीं बता रहा है तो इरिडीमेबल। बियरर एंड रजिस्टर्ड, अगर तुम्हारा डिवेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर तुम्हारा नाम लिखा है उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड, और कोई नाम नहीं है, जिसके हाथ में वो डिवेंचर का सर्टिफिकेट वही उसका ओनर, उसको बोलते हैं बियरर। कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल, प्रेफरेंस शेयर को अगर डिवेंचर को प्रेफरेंस या इक्विटी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन दे रहा है कंपनी, उसको बोलते हैं कन्वर्टिबल, और ऑप्शन नहीं दे रहा है तो बोलते हैं नॉट कन्वर्टिबल। यहाँ पे पहला नंबर मिस हुआ, यहाँ पे देखो नंबर 2 से चालू हुआ, तो पहला है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड और नेकेड बोला होगा, नेकेड माने अनसिक्योर्ड। जनरली इंडिया में सिक्योर्ड डिवेंचर ही होता है, मतलब कुछ ना कुछ एसेट गिरवी रख के कंपनी डिवेंचर इशू कर पाएगा, लेकिन अगर बिना एसेट गिरवी रख के डिवेंचर इशू किया है उसको बोलते हैं नॉट सिक्योर्ड या नेकेड। उसमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलता है, बट इंडिया में ये अलाउड ही नहीं है। एडवांटेजेस हम लोग पढ़ लिए हैं अभी। शेयर्स और डिवेंचर में क्या फ़र्क है, शेयर्स ओनर्स फंड है, डिवेंचर क्रेडिटर या लोन प्रोवाइडर है। शेयर का डिविडेंड फ्लक्चुएट होगा, इसका फिक्स है इंटरेस्ट। शेयर जनरली अनसिक्योर्ड होते हैं, डिवेंचर जनरली सिक्योर्ड होते हैं। शेयर में फुल वोटिंग राइट है, डिवेंचर में वोटिंग राइट नहीं है। शेयर रिडीमेबल होते हैं, डिवेंचर जनरली रिडीमेबल होते हैं, मतलब कंपनी बता देता है कब वापस लौट आएगा पैसा। शेयर में नो सिक्योरिटी यानी हाई रिस्क, डिवेंचर सिक्योर्ड होते हैं इसलिए लो रिस्क, वो एसेट बेच के तुम्हारा पैसा चुकाया जाएगा, तुम्हारा पैसा डूबने का चांस बहुत कम है। शेयर इशू करने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है, डिवेंचर में कंपनी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। शेयर कन्वर्टेबल नहीं होते, डिवेंचर कन्वर्टेबल होते हैं। काइंड ऑफ डिवेंचर में हम बोला तो ये देखो मिस हुआ, नेकेड एंड मॉर्गेज्ड। मॉर्गेज यानी सिक्योर्ड। तो ये थे लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का टॉपिक खत्म। अब आ जाओ शॉर्ट टर्म के ऊपर। तो देखो शॉर्ट टर्म में यहाँ पहला तरीका बताया ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब मैंने पहले भी कहा था, हम अपने डेटर क्रेडिटर से सामान उधार में ले रहे हैं, क्रेडिटर से सामान उधार में ले रहे हैं। ट्रेड क्रेडिट बहुत सिंपल है। इसका एडवांटेज क्या है, बहुत सिंपल है, कन्वीनियंट है आज की डेट में। कोई ज़्यादा पेपर वर्क नहीं है, नो फॉर्मेलिटी, इस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता। अगर बहुत ज़्यादा लेट पैसा चुकाओगे क्रेडिटर का तो इंटरेस्ट लेगा, वरना जनरली इंटरेस्ट भी नहीं होता।
इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? क्रेडिटर उधार देगा तो कभी कभी वो रॉ मटेरियल का या गुड्स का दाम बढ़ा देता है, तो मेरे को गुड्स महंगा पड़ सकता है। ये अगर सप्लायर के लिए नुकसान क्या है, उसको बैड डेट भी हो सकता है अगर पैसा नहीं चुकाया टाइमली, तो ये सब प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट यानी ईएमआई। मैंने कहा था कि मशीन या इक्विपमेंट जब हम लोग ईएमआई पे लेते हैं, हम लोग पार्ट में पेमेंट करेंगे। थोड़ा पार्ट तुरंत दे दिया एसेट लेते वक्त और बाकी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में चुकाते रहे, इसको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। यहाँ पे पेजेस मिस हुआ है, मैं आपको यहीं से मीनिंग बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ पेजेस मिस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में 2 और बचा था, सीधा शॉर्ट टर्म आ गया यहाँ पे। रुको मैं नीचे देख लेता हूँ एक बार। नहीं, यहाँ पे मिस हुआ है पेजेस। लॉन्ग टर्म में और 2-3 नाम मिस हुए हैं, मैं बता रहा हूँ, फटाफट सुन लो। तो यहाँ पे एक है लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक क्या होगा? आप जो बैंकों से लोन लेते हो, लॉन्ग टर्म लोन। और लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स के अलावा भी बहुत सारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है, जैसे मुथूट फाइनेंस, IIFL, स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन फाइनेंस बैंक, ऐसे बहुत सारे आपको लोन प्रोवाइडर होते हैं, आप वहां से भी लोन ले सकते हो। इनका एडवांटेज डिसएडवांटेज सेम एज डिबेंचर। अब इधर में मेरा पब्लिक डिपॉजिट बचा रह गया था। पब्लिक डिपॉजिट सब कंपनी को अलाउड नहीं है। शॉर्ट टर्म में पब्लिक डिपॉजिट का मतलब, पब्लिक डिपॉजिट सब कंपनीज को अलाउड नहीं है। पब्लिक डिपॉजिट यानी पब्लिक से लोन की तरह पैसा लेना। जैसे बैंक पे तुम FD करते हो, बैंक में तुम फिक्स डिपॉजिट करते हो, वैसे ही पब्लिक से लोन लेना, पब्लिक से पैसा डिपॉजिट लेना शॉर्ट टर्म के लिए। ये सब कंपनी को अलाउड नहीं है, जिनका क्रेडिट वर्दीनेस स्ट्रांग है उन्हीं को अलाउड है। कमर्शियल बैंक से लोन लेना, जैसे बैंक से लॉन्ग टर्म लेते हो वैसे ही बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लेना, ये भी इजी टॉपिक है, वही सेम सब पॉइंट चलेगा। ट्रेड क्रेडिट मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इसके बाद वाले पॉइंट्स हैं यहाँ पे PDF में। एक और शॉर्ट टर्म लोन का मेथड है, बहुत ही प्यारा मेथड है, फैक्टरिंग। फैक्टरिंग भी एक शॉर्ट टर्म मेथड टू रेज द फाइनेंस। होता क्या है सुन लो। मैंने बहुत सारे लोगों को उधार में माल बेचा, मेरे को डर है मेरा पैसा डूब सकता है। मैंने तुमको हायर किया, तुम कौन हो? फैक्टर एजेंट। तुम यही काम करते हो, डेटर से पैसा कलेक्ट करके देने का। तो तुम या तो तुम ही मेरे को वो पार्टी ढूंढ के ला के दोगे और मैं उनको माल बेचूंगा, या फिर मैंने जिन पार्टी को माल बेचा है तुम उनसे कैश कलेक्शन का जिम्मेदारी ले रहे हो। तुम मेरे को उनसे कैश कलेक्ट करके ला के दोगी। और यहाँ सबसे बड़ा फायदा क्या पता है? जैसे मैंने उधार में माल बेचा, तुम 60% पैसा मेरे को पहले ही दे दोगे। डेटर से बाद में रियलाइज होता रहेगा तुमको, तुम मेरे को 60% पैसा दे दोगे। जिन डेटर से तुम मेरा डील करवाए उनका 60% पैसा तुम मेरे को एडवांस में दे दोगे, और बेड डेट का जिम्मेदारी भी तुम्हारा। तो मेरे को एडवांस में पैसा मिल जाए, मेरा काम चलता रहेगा। यही है फैक्टरिंग। इसके अलावा बैंकों से लोन लेने का बात मैंने किया, लोन एंड एडवांस बैंक से लेना, या फिर कैश क्रेडिट CC अकाउंट। CC अकाउंट क्या होता है? बैंक मेरे को बोल रहा है लोन लेके पूरा लेके मत जाओ लोन, हमारे यहाँ एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलो और उसी में पैसा डाल दो, जब जितना जरूरत हो तब उतना निकालना। मान लो मैंने 50 लाख का लोन लिया, बैंक में रख दिया, मेरे को अभी 5 लाख का जरूरत है, मैंने 5 लाख निकाला, अगले 10 दिन तक वो 5 लाख रुपए यूज किया, तो अगले 10 दिन तक मेरे को 5 लाख पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे ही वो 5 लाख मैंने वापस बैंक में डिपॉजिट किया, मेरे को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ऐसे अगर मैंने पूरा 50 लाख का लोन ले लिया होता, वो यूज आए नहीं आए, वो काम लगे नहीं लगे, मेरे को पूरा इंटरेस्ट देना पड़ता। यहाँ इसका एक एडवांटेजेस है कि मेरे को पूरा लोन घर ले जाने नहीं मिलेगा, ये लोन सिक्योर्ड भी रहेगा, तो बैंक को भी रिस्क नहीं, क्योंकि बैंक के पास उसका पैसा पड़ा है, बैंक उसको रोटेट करके और अर्निंग कर लेगा। यही होता है कैश क्रेडिट कंसेप्ट।
कस्टमर से एडवांस, कस्टमर से एडवांस लेना माने जिसको मैं, जो मेरे को आगे ऑर्डर दे रहे हैं कि उसको 1 लाख पीस चाहिए, मैंने कहा पर पीस का 10 रुपया दाम है तो 10 लाख रुपया का बिल बनेगा, मैंने कहा 4 लाख रुपया एडवांस दे के जाओ। अब वो 4 लाख से मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा और काम करूंगा और गुड्स बना के दे दूंगा। तो कस्टमर से एडवांस लेना। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट यानी B2B, यानी एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन दे रहा है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को पैसा दे रहे हैं। इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज भी कम है और इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम होता है। तो यही था ये चैप्टर। आप आई थिंक सारा पॉइंट्स हो गया, एक बार देख लेते हैं। और कोई शॉर्ट टर्म फाइनेंस बचा है क्या? नहीं, सब हो गया। तो ये था आपका ये चैप्टर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, चैप्टर नंबर 3।